हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की बूस्ट अप सीरीज की शुरुआत। सर आज क्या करेंगे? आज हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के करेंगे जी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। चलिए चलते हैं क्लास की और ज्यादा लेट ना करते हुए। नहीं, हाँ जी सर, आइए देखिएगा जी। सबसे पहले एकदम मेन इंफॉर्मेशन कि सर आपको अगर क्या नोट्स चाहिए तो नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये मेरा है। और अगर आपको कोई और दिक्कत हो रही है तो व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चले क्वेश्चन की ओर। सर इंफॉर्मेशन तो बहुत ले लिए, हाँ जी आइए चलते हैं जी क्वेश्चन की ओर। देखिएगा सबसे पहला क्या, पहला सर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, किसके रिगार्डिंग? अबाउट द बेसल वन अकॉर्ड BCBS, दैट इज कॉल्ड बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। नहीं देखिएगा, फिक्स्ड एंड द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फंड फॉर बैंक्स एक्ट। देखिएगा जी, ये क्या है सर? बेसल क्या होता है सर? बेसल है ना, बासेल क्या होता है? बासेल वन। तो सर यूएस में ना आया था क्या? बैंक फेल्योर, और बैंक फेल्योर की वजह से क्या हुआ था सर? बैंक फेल्योर की वजह से उसने बोला क्या कि एक कमेटी बनाते हैं BCBS, जिसमें क्या होगा, जिसमें सर ये जो सिचुएशन आया ना ये दोबारा अराइज नहीं होगा, और इसकी वजह से दिया गया क्या? बेसल नॉर्म्स, है ना, कुछ कुछ नॉर्म्स दिए गए बैंकों को, बोलोगे इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करने के बाद क्या होगा, आपकी ये सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी। तो उसी को लेकर दिया गया। देखिएगा क्या बोला गया, तो और उसमें से क्या होता था कि बैंक बेसल नॉर्म्स देने के बाद हर कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के द्वारा एक नॉर्म्स पारित किया जाता था, जिसमें क्या किया जाता है, अपनी कंट्रीज के लिए एक लिमिटेड परसेंटेज में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखा जाता है, जिससे क्या होगा, जिससे जब कभी भी ऐसी बैंक फेलियर की सिचुएशन आएगी तो वो रेशियो क्या होगा, आपका काम आएगा, आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा उस बैंक के लिए। तो देखिएगा जी, बेसल नॉर्म्स 1 कब आया था सर? फर्स्ट टाइम तो 1988 में इशू हुआ था, 1992 में इंप्लीमेंट किया गया पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया कब अडॉप्ट किया? इंडिया सर इसको अडॉप्ट किया कब? 1999 में इंडिया इसको अडॉप्ट किया सर 1999 में। तो अब पहला वाला क्या सर बोल रहा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फर्स्ट टाइम जब ये आया था और कितना रखा था, तो वो समझ ये रखा था कितना? 8%। ठीक है, हाँ जी सर, ये देखिए कितना रखा था, ये देखिए 8%। नहीं, हाँ जी सर, तो पहला का आंसर क्या हो गया जी? 8% हो गया। दूसरा चलते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटिंग टू द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर कौन सा चीज क्या है सही है? देखिएगा क्या बोल रहा है, आरबीआई हैज द डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड। नहीं सर, डायरेक्ट सुपरविजन इसका एकदम नहीं है, म्यूचुअल फंड के लिए यूटीआई और सेबी है। तो दूसरा में जाते हैं, पहला तो गलत हो गया, दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है मॉनेटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हाँ सर, मॉनेटरी कंट्रोल कौन करता है सर? आरबीआई करती है। आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो करती है, यानी मनी सप्लाई कौन? आरबीआई देखता है। उसमें कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर दोनों कंट्रोल करने के लिए काम आता है। तो ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा जी आपका आंसर। चलो नेक्स्ट, हाँ जी सर, चलिए क्या कह रहा है? कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पर्स। सर इलेक्ट्रॉनिक पर्स क्या होता है, पहले यही बता दीजिए हमको, इलेक्ट्रॉनिक पर्स तो समझ में नहीं आ रहा। देखिएगा जी, आइए मैंने कुछ लिख रखा है, पहले इसको समझते हैं। नहीं, हाँ जी सर, आइए देखिए, इलेक्ट्रॉनिक पर्स लिखा हुआ क्या? मॉल वाला कार्ड। सर मॉल वाला कार्ड क्या होता है? जब कभी आप बड़े बड़े मॉल में जाते होंगे तो देखते होंगे कि क्या ना वहां पे एक कार्ड दिया जाता है, वहां आपको कैश में पैसे नहीं लेते, वहां एक कार्ड दिया जाता है जिसमें चिप होता है, आप कैश उस वहां पर्टिकुलर अथॉरिटी को देते हो, वो क्या करता है, वो उस कैश को ट्रांसफर कर देता है आपका उस कार्ड में, और उस कार्ड के थ्रू क्या करते हो, आप कुछ खाते हो, पीते हो या एंजॉय करते हो उसी कार्ड के थ्रू। तो उस कार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? उस कार्ड को बोलते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक पर्स। ठीक है ना, तो उसी कार्ड की चर्चा यहां करनी है। आइए देखिए आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहला बोल रहा है कि आपका रिटाइनल पैटर्न वेरिफिकेशन होता है। बिल्कुल भी नहीं सर, रिटाइनल होता है मतलब आंख वाला नहीं, आंख वाला चेक करता है रेटिना से, सर वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें तो कार्ड है सर, सिंपली हम पैसा देते हैं उसमें कार्ड में डाल देते हैं हम लोग, फिर उसको यूज करते हैं, तो ये तो गलत है।
ये इसके लिए नहीं है, तो यानी कि ये, और पूछा भी क्या है, गलत ही पूछा है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये सही आंसर हो जाएगा। हाँ जी सर। फिर आगे चलिए, विजुअल रिकॉग्निशन। सर विजुअल रिकॉग्निशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे फेस दिखाना पड़ता है क्या उस कार्ड को ओपन करने के लिए? बिल्कुल नहीं, वो तो किसके लिए, फोन वगैरह में होता है। तो ये भी क्या है, ये भी इसके लिए गलत हो गया। तो यानी कि इसके लिए पूछा ही है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो यही दोनों फॉल्स है। अब आगे देखिए नीचे कह रहा है नो रिस्क ऑफ बेट पेमेंट। बिल्कुल सही, क्या रिस्क है इसमें? आप कैश देते हो, कैश के बदले वो आपको कार्ड में पेमेंट डाल के देता है, उसका तो आप कार्ड से क्या करते हो, एंजॉय करते हो। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला हो गया। डी क्या हो जाएगा कि डी बोल रहा है मेथड ऑफ एक्सेप्टिव पेमेंट्स विद नॉट कैश फ्लो टू मैनेज एंड नो रिस्क थेफ्ट। बिल्कुल सही, मेथड क्या है, जिसमें पैसा नहीं लगे, वो एक ऐसा सिस्टम है एक्सेप्टिंग पेमेंट को एक्सेप्ट करता है विदाउट कैश फ्लोट, है ना। तो ये क्या है, ये भी सही है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन में पूछा रहता विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तब तो आंसर हो जाता सी और डी, लेकिन बोल दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फॉल्स कौन है, ए और बी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी थर्ड। चले नेक्स्ट। हाँ जी सर चलिए, अब क्या कह रहा है 4 नंबर, देखिए कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द डिफेक्ट्स ऑफ मनी इंडियन मनी मार्केट। अब इंडियन मनी मार्केट का क्या डिफेक्ट है ना, ये देखना है। तो पहला प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल होता है सर, ये तो डिफेक्ट नहीं, ये सही बात है। दूसरा डायकोटोमी इन इंडियन मनी मार्केट, नहीं सर ये नहीं होता है। तीसरा फाइनेंशियल इंडस्ट्री, हाँ सर ये सही बात है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री है। और चौथा क्या, डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट, नहीं सर ये नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉर डिफेक्ट पूछा है तो यानी कि बी एंड डी आई और आंसर हो जाएगा जी 4। नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर चलिए, आइए मैच द लिस्ट 1 इनटू लिस्ट 2। इंश्योरेंस एक्ट किससे जाएगा सर, इंश्योरेंस एक्ट जाएगा ए का थर्ड, बी का LIC एक्ट हो जाता है सर 1956, मोटर व्हीकल एक्ट हो जाता है सर 1988, और मरीन इंश्योरेंस हो जाता है सर 1963। आइए तो एक का थर्ड, बी का 4, एक का थर्ड, बी का 4, थर्ड नंबर आंसर नहीं। हाँ जी सर चलिए, आप देखिएगा जी ये क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स। पोर्टफोलियो मैनेजर्स के रजिस्ट्रेशन के ऑपरेशन के लिए क्या सीक्वेंस है, इसकी चर्चा ये करनी है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर कहां पे, सर सेबी की बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी, ठीक बात, पहले सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या एडुकेट स्टेप्स लेंगे रिटेल इन्वेस्टर के लिए, नहीं ये तो अभी नहीं है। फिर मेंटेनेंस करेंगे स्पेसिफाइड कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट के लिए, नहीं। उसके बाद सर हम देंगे क्या, फी देंगे सर। उसके बाद पहले अप्रूवल ले लेंगे सेबी से, फिर हम फी पे करेंगे, फिर क्या होगा सर, उसके बाद तब हम जाके क्या करेंगे, एडुकेट स्टेप लेंगे रिड्रेसल के लिए, और तब जाके मेंटेनेंस करेंगे, नहीं, और फिर जाके अबाइड रेगुलेशंस अंडर द सेबी एक्ट हो जाएगा मेरा। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा जी सबसे पहले क्या, ए डी है ना, ए डी बी सी और ई, आंसर इज क्या थर्ड। चले नेक्स्ट। हाँ जी सर चलिए, अब देखिएगा जी पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिस्क कंसीडर कैपिटल रिक्वायरमेंट अंडर बेसल नॉर्म्स 2। अब देखिए बेसल 2 में क्या था सर, बेसल 2 में 3 चीजें थी सर, 3 चीजों की बात की थी, क्या 3 पिलर थे। एक तो था पिलर 1 जिसमें आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बोला गया था, और वहां पे क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क की बात की गई थी। देखिए किसमें है, क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क और फॉरेन एक्सचेंज, नहीं सर ये नहीं है। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, ये सर क्या है, सही है। आइए पे थोड़ा चर्चा कर देते हैं बेसल नॉर्म 2 का, मैंने एक चार्ट बना के रखा है, देखिएगा क्या बोल रहा है। देखिए 3 पिलर्स की बात कही है बेसल 2 में। पहला है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो कैसे बोलता है, बोलता है डिस्क्राइब द कैलकुलेशन फॉर द रेगुलेटरी कैपिटल फॉर क्रेडिट, ऑपरेशनल और मार्केटिंग रिस्क, इसी की बात करी है यहाँ पे, है ना, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। देखिए पिलर 2 पे सुपरवाइजरी रिव्यू की बात की गया, और पिलर 3 में मार्केट डिसिप्लिन की बात करा गया। अब ध्यान दीजिएगा बेसल 3 में बस एक थोड़ा सा इनहेंसमेंट की बात किया गया, एक वर्ड लाया गया इनहेंसमेंट। तो बेसल नॉर्म्स 3 भी सेम था, यही 3 पिलर की बात करिए, लेकिन उसमें वो क्या हो जाएगा, इनहेंसमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, इनहेंसमेंट ऑफ सुपरवाइजरी रिव्यू और इनहेंसमेंट ऑफ मार्केट डिसिप्लिन, बस इतना ही। तो इसका आंसर हो जाएगा जी सेकंड। चले नेक्स्ट। हाँ जी सर चलिए, आइए कह रहा है क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सर्विस प्रोवाइडेड अंडर एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो उसके लिए क्या क्या सर्विस नहीं देता है वो, तो सर लीजिंग सर्विस देता है बिल्कुल, इंप्लीमेंटेशन मॉडर्नाइजेशन सर ये सर्विस नहीं देता है, एसेट मैनेजमेंट सर्विस देता है, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस सर्विस बैंक देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। आइए देखिए कौन कौन सा सर्विस देता है, इसका डिटेल में मैंने बता रखा है। देखिए
एसेट फाइनेंस कंपनी भी है, लोन कंपनी भी है, मॉर्गेज गारंटी कंपनी भी, इन्वेस्टमेंट कंपनी भी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी भी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी। तो ये सारी क्या है, इसके सर्विसेज है, टाइप्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डेट रिकवरी बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। देखिए ट्रिब्यूनल पहुंच गया, इसका मतलब कोई ना कोई झोल झाल किया है ना, किसके लिए, डेट रिकवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो अब क्या करना, तो अब सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रहा है, रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम द डीलिंग विद द डिस्पोजिंग एंड द कंसर्न्ड एसेट्स प्रॉपर्टीज पेंडिंग एट द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। नहीं सर, रिस्ट्रेन अभी कैसे रोक देंगे, अभी तो काम भी नहीं हुआ है, कोर्ट का काम डायरेक्ट रोकना थोड़ी है। पहले क्या करना, डायरेक्ट हिम डिस्क्लोज particular of properties other than those specified by the applicant बैंक। सर ये भी काम नहीं है, अभी डायरेक्ट नहीं देना है, डिस्क्लोज पार्टिकुलर्स को अभी नहीं करना है। पहले क्या करना है, पहले सो कॉज नोटिस देते हैं, कितने दिन का, 30 दिन का। कोर्ट क्या करेगी, सो कॉज नोटिस देगी 30 days एज टू व्हाई द रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड बैंक। देखिए पहले आपको कोई भी कोर्ट क्या देता है, आपको ये देता है, सो कॉज नोटिस देता है, 30 दिन का नोटिस दिया कि क्यों रिलीफ नहीं ग्रांट होना चाहिए, ये चीज। इसके बाद फिर क्या करेगा, डायरेक्ट तब जाके डिस्क्लोज करेगा पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को, और फाइनली तब जाके लास्ट में तब भी नहीं मानेगा तो रिस्ट्रेन कर देगा। तो आंसर इज CBNA, 4 नंबर हो गया। नेक्स्ट चलें, क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। देख लीजिए क्या है, पहला बोल रहा है कैपिटल मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड द डाइवर्टिंग देम इन द प्रोडक्टिव चैनल्स। बिल्कुल सर, कैपिटल मार्केट का काम ही यही है कि आप क्या मोबिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को। दूसरा क्या है, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर बायर एंड सेलर एंगेज ट्रेड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड एंड स्टॉक्स। ये भी सर कैपिटल मार्केट में यही होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट इसी के लिए है। हाँ जी सर, तो क्या दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है सर। नेक्स्ट चलें, आइएगा जी, कैपिटल मार्केट के बारे में देख रखा है कि कैपिटल मार्केट क्या है। कैपिटल मार्केट सर एक ऐसा मार्केट जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इंक्लूड करता है, बोथ डेट एंड इक्विटी। अब देखिएगा इसके फंक्शंस दिया गया क्या क्या, सेविंग मोबिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टर, वैरायटी ऑफ सर्विसेज एंड कंटीन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। ये देखिए प्राइमरी मार्केट में ये और सेकेंडरी मार्केट में ये। चलें, हाँ जी सर, चलिए नेक्स्ट आइए, ये देखिएगा कह रहा अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, क्लेम द प्रोसीजर ऑफ द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का प्रोसीजर, सर आप कोई चीज इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस करने के बाद क्या आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आप जिस चीज के लिए इंश्योरेंस करवाएं वो घटना घटती है, तो उसके बाद हम क्लेम कैसे करेंगे, तो सर उसका प्रोसीजर का चर्चा हमें करना है। आइए देखते हैं, पहले स्क्रूटनाइजेशन करते हैं, नहीं सर पहले छाटते नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द असेसमेंट, नहीं सर ये तो लास्ट का चीज है। क्लेम फॉर्म, सर ये भी नहीं, पहले फॉर्म नहीं, पहले क्या, पहले सर नोटिस ऑफ लॉस होता है कि भाई लॉस हो गया, कुछ हानि हो गई, उसका नोटिस दो, फिर जाके क्लेम करो क्या, फॉर्म, है ना। उसके बाद फिर क्या करो, फिर तब जाके स्क्रूटनी करो और फिर जाके इन्वेस्टिगेशन करो और लास्ट में सेटलमेंट और आर्बिट्रेशन कर दो। तो आंसर क्या, DCABE, ये हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर, क्या कह रहा है, इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी स्टार टोपोलॉजी इन्वॉल्व्स। सर स्टार टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है, देख लीजिए पहले एक एक करके मैंने आपको एक फिगर दे रखा है, इससे आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा, देखिएगा है ना क्या है, देखिएगा जी एक बीच में है और सारे कनेक्टेड है ना एक दूसरे से। अब डेफिनेशन पढ़िए, कह रहा है डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू इन ए क्लोज लूप, नहीं सर क्लोज लूप में तो नहीं है। कह रहा है डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू ए सिंगल कंटिन्यूअस केबल, बिल्कुल नहीं, सिंगल पे थोड़ी अलग अलग केबल पे है। थर्ड नंबर देखिए, कह रहा है ईच नोड इज ज्वाइंट टू द सेंट्रल नोड, देखिए हर नोड है ना सेंट्रल नोड से ज्वाइंट है, हाँ सर, बाय ए सेपरेट मीडियम, अलग अलग मीडियम से, फोन से, सिस्टम से, लैपटॉप से, है ना, कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा, बैंकिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर चलिए, क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, कौन सा आपका गलत स्टेटमेंट है, नहीं किसके रिगार्डिंग, इंटरनेट बैंकिंग के रिगार्डिंग। आइए इंटरनेट बैंकिंग में बैलेंस इंक्वायरी करते हैं सर, कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं, स्पेसिफिक पीरियड का लिमिटेड टाइम के लिए चेक करने के लिए देता है, स्टेटमेंट निकालते हैं हम लोग, हाँ सर वो देता है। फिर क्या थर्ड में ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, ट्रांसफर तो करी थी, इसी के लिए तो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा आई थी, हाँ जी सर। और नेक्स्ट में क्या, विड्रॉवल ऑफ कैश एनीवेयर इन इंडिया, नहीं सर ये एटीएम के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग में ये फैसिलिटीज होती ही नहीं है, नहीं सर, तो ये क्या है गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी फॉल्स, यानी कि 4 नंबर, फॉल्स पूछा था तो 4 नंबर हो जाएगा। देखिए फंक्शंस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग दिया गया, अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी, बैंक स्टेटमेंट इंक्वायरी, फॉरेन एक्सचेंज इंक्वायरी, चेंज ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मैसेज टू अ बैंक, प्रॉफिट रेट्स ऑन
डिपॉजिट इंक्वायरी। ये हो गया। अब नेक्स्ट चले, हाँ जी सर चलिए, कह रहा विच ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एनबीएफसी इंडिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में बोला है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए कह रहा ऑल एनबीएफसी शुड बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, आरबीआई से नहीं करेगा तो कहां जाएगा भाई साहब, ये आपके पप्पा जी हैं सारे बैंकिंग नॉन बैंकिंग के लिए। दूसरा बोल रहा है एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद क्या है, एनबीएफसी डू नॉट पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक ड्राउन ऑन इटसेल्फ, सर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। और इश्यू चेक भी ये नहीं कर सकता, तो ये भी सही। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसी, हाँ सर ये भी अवेलेबल नहीं है, किसके लिए, डिपॉजिटर ऑफ एनबीएफसी के लिए। तो ये क्या ए बी सी ए डी चारों का चारों क्या है, सही है, आंसर इज हो गया सेकंड। भाई साहब उतना दूर मत भागो, रुक जाओ। आइए क्या कह रहा है, क्या आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट ऑफ अ बिजनेस फर्म फॉलोइंग। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट ऑफ बिजनेस फर्म की बात कर रहा है, तो उसमें तीन चीजें आती है, क्या, कलेक्शन पॉलिसी है ना, उसके बाद क्या, टर्म्स ऑफ सेल, और क्या, और सर जी क्रेडिट एनालिसिस। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी ए सी और डी। ये देखिएगा फर्स्ट नंबर, एक मिनट गड़बड़ा तो नहीं गए, सॉरी ए डी, अरे यार मैं बोल लिखा मैंने ए डी और ई, ये हो जाएगा आंसर सी डी, है ना, क्रेडिट एनालिसिस टर्म्स ऑफ सेल। ये देखिएगा ए डी और ई, ये हो जाएगा सेकंड नंबर। अब चले, हाँ जी सर कहाँ चले, सर कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। देखिए पहला क्या था, टर्म्स ऑफ सेल। टर्म्स ऑफ सेल में क्या, क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट एंड डिस्काउंट पीरियड, और टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्रेडिट एनालिसिस क्या होता है सर, उसमें हम लोग क्या गुड कस्टमर और बैड कस्टमर के बारे में एनालाइज करते हैं। और कलेक्शन पॉलिसी क्या होता है कि एफर्ट एक्सपेंडेड टू द कलेक्टिंग रिसीवेबल को कलेक्ट करने के लिए जो एफर्ट लगता है उसको कलेक्शन पॉलिसी बोला गया है। चलिए नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर चलिए, कह रहा विच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, कौन सा फीचर नहीं है। तो पहला क्या बोल रहा है, को प्रमोट स्टेट लेवल वेंचर फंड, सर ये तो मैंने सुना ही नहीं इस तरह की कोई चीज इंडियन कैपिटल मार्केट में, तो ये तो क्या, ये गलत हो गया, तो यही तो हो गया आंसर, क्योंकि इसने क्या पूछा, इसने पूछा नॉट द फीचर। नेक्स्ट फीचर है गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है, लिंक बिटवीन सेवर एंड इन्वेस्टमेंट है, यूटिलाइजेज इंटरमीडिएट, ये भी क्या है, फीचर्स है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर दिया है, आप इसको थोड़ा देखिएगा। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, लिंक बिटवीन बॉरोवर और लेंडर है जिसको हम लोग सेवर और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बोले, फिर कैपिटल फॉर्मेशन भी करता है, यहाँ से एक्यूरेट टाइमली इंफॉर्मेशन भी देता है, इंक्लूड प्राइमरी एंड मार्केट सेकेंडरी देता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन देता है, प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या है, ये फीचर्स है कैपिटल मार्केट का। रेपो रेट क्या है सर, सर रेपो रेट को बोलते हैं रीपर्चेज्ड ऑफर रेट। देखिए क्या होता है, कहता है इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक इन द केस ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी, शॉर्ट टाइम के लिए आरबीआई उधार देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, तो ये होता है जी क्या, रेपो रेट। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमपीएस क्या होता है, आर देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, कहता है टू एनेबल द बैंक कस्टमर टू यूज मोबाइल इंस्ट्रूमेंट एज ए चैनल फॉर द एसेसिंग देयर बैंक अकाउंट रिमिट फंड 24/7, बोला 24 घंटे और 7 दिन आप क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट को एसेस कर सकते हैं कभी भी, तो बिल्कुल सही है, आईएमपीएस का काम ही है ये। बैंकिंग पेमेंट सिंपलर, जस्ट द मोबाइल नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी, मोबाइल नंबर से बैंक में क्या करना, मेकिंग पेमेंट सिंपलर, सिंपल बना देना पेमेंट्स को करना नहीं। थर्ड नंबर क्या है, टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ ए फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज, बिल्कुल सही सर, बैंकिंग सर्विसेज को फुल रेंज मोबाइल बेस्ड बनाना ही है। और लास्ट में क्या है, टू क्रिएट कंपटीशन विद एनईएफटी और आरटीजीएस, क्या बात करो सर, ये भी बैंकिंग का एक सर्विस है, तो ये इसके साथ क्यों करेगा आपका कंपटीशन, तो ये गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दैट इज ए बी एंड सी। चले नेक्स्ट में, हाँ सर आइए क्या बोल रहा है नेक्स्ट, कह रहा आइडेंटिफाई विच ऑफ द थ्री म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर्स बेस्ड थ्री कैपिटल रेगुलेशंस आर बेस्ड। देख लीजिए अभी बात करी थी हमने बेसल नॉर्म्स थर्ड की, इसमें क्या बोला था, सबसे पहले मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी और मार्केट डिसिप्लिन की बात होती है, यानी कि ए बी एंड डी, ऑप्शन सेकंड नंबर अभी बताया था। और भाई इसमें सिर्फ इनहैंसमेंट की बात कही गई थी, नहीं ये देख लीजिए आ गया चार्ट, बहुत अच्छा था, आने वाला नहीं ये वाला। पिलर 1 में क्या है, इनहैंस कैपिटल लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स, पिलर 2 में क्या है, इनहैंस सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, फर्म वाइड रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्लानिंग, और पिलर 3 में क्या है, इनहैंस रिस्क डिस्क्लोजर एंड मार्केट
डिसिप्लिन। तो सिर्फ इसमें क्या है, इनहेंसमेंट की बात की गई है, किससे, बेसल II से। चलिए नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, अब क्या कहता है, असर्शन क्रेडिट फ्लोज टू द एग्रीकल्चर एंड एसएमई सेक्टर हैव इंक्रीज्ड रिसेंट ईयर। बिल्कुल सही, क्रेडिट फ्लोज एग्रीकल्चर में और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में या एसएमई सेक्टर में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रेजुअली रिलैक्स्ड वेरियस कंट्रोल इन द क्रेडिट मार्केट। क्रेडिट में आरबीआई ने क्या किया है, रिलैक्सेशन तो दिया है। भाई साहब दोनों सही है और दोनों का क्या है, ए आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर चलिए, अब क्या है, कहता है रिवर्स रेपो रेट इज अ टूल यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइमरीली टू। सर रिवर्स रेपो रेट क्यों यूज करते हैं सर? सर रिवर्स रेपो रेट सर जैसा आपने बताया कि आरबीआई क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो अगर पैसा बहुत ज्यादा मार्केट में हो गया तो क्या करेगी, वो कैश को यानी कि लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब कर लेगी। क्यों? क्योंकि सर अगर पैसा मार्केट में जाना है यानी कि ज्यादा महंगाई है, तो अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेगी, सबसे पैसा ले लेगी, फिर पैसे की कमी हो जाएगी तो महंगाई खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगी। नहीं, हाँ जी सर, तो इसके लिए क्या है, अब्जॉर्ब लिक्विडिटी। नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, बोल रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड एज। देखिए अभी एनबीएफसी के बारे में पढ़े थे ना, कौन कौन सा कंपनी हो सकता है बताइए तो। सर एसेट फाइनेंसिंग कंपनी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लोन कंपनी, हाँ सर हो सकता है, फॉरेन ट्रेड कंपनी, क्या बात कर रहे हो, फॉरेन ट्रेड कंपनी नहीं सर ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एन सी, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर चलिए, क्या बोल रहा है, बोल रहा है सर विच 3 ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ साइबर अटैक में अकर इन द प्रोसेस ऑफ मोबाइल बैंकिंग। देखिए जी मोबाइल बैंकिंग में कौन कौन से साइबर अटैक होते हैं, तो सर बैकडोर अटैक होता है सर, बिल्कुल, डिनाइल और सर्विस अटैक होता है और डायरेक्ट एक्सेस होता है। फ्रंट डोर अटैक सर नहीं होता है, क्यों, फ्रंट डोर अटैक कैसे करेगा सर, हो ही नहीं सकता। तो बैकडोर अटैक कैसे सर, फिशिंग होती है ना, फिशिंग मतलब क्या, क्रेडिट कार्ड वाला जो फोन करता है कि यार अरे आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, नहीं तो क्या आप हमको पासवर्ड दो, तो वैसा उस तरह के अटैक को क्या बोलते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं। नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए सी एंड डी, दैट इज 4 नंबर। नेक्स्ट चले। हाँ जी सर आइए, कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट नहीं है। तो पहला देख लेते हैं, कहता था आरबीआई वर्क एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा टिल अप्रैल 1947 तक। बिल्कुल सही बात है, बर्मा का सेंट्रल बैंक का रोल 1947 अप्रैल तक आरबीआई रोल प्ले किया था। उसी तरह सेकंड में जाइए, आरबीआई वर्क एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान टिल जून 1941। जब पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ था तो तब से एक साल तक, जून तक 1948 तक इसका क्या आरबीआई ही रोल प्ले कर रहा था सेंट्रल बैंक का। थर्ड नंबर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम जनवरी 1972 से दिसंबर 1975 तक। सर ये गलत है, ये ऐसा कोई बात हुआ ही नहीं है। और लास्ट में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन ऑन अप्रैल 1935। तो ये क्या है, सही है जी, तो आंसर का जगह थर्ड, क्योंकि गलत पूछा है। नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, कह रहा है सिडबी वाज सेटअप एज ए सब्सिडरी ऑफ आईडीबीआई। सर आईडीबीआई बड़े इंडस्ट्रीज के लिए था, नहीं सबके लिए, और सिडबी क्या स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए था। तो वो क्या बोल रहा है, टेक ओवर द फंक्शन ऑफ स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग ऑफ आईडीबीआई। तो यही था इसका आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चलपति राव कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ, किसके रीस्ट्रक्चर की बात किया था चलपति राव कमेटी ने, सर आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक इंडिया में रीस्ट्रक्चर किया जाए, इसकी बात उसने करी थी। और नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डिजिटल पेमेंट सर्विस सिस्टम। तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम में क्या सर, आरटीजीएस है, हाँ सर है, डीडी नहीं बिल्कुल भी नहीं, नेफ्ट है सर, चेक बिल्कुल भी नहीं। तो ए और सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जी थर्ड। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए क्या यूज होता है जी स्विफ्ट। लीजिए जी, आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हो गए जी सारे क्वेश्चन खत्म। उम्मीद करता हूं आपको इससे फायदा हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।